Find the coefficient of x की पावर 4 in 2 minus x plus 3x स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन में एक बुनियादी फर्क है, समझिएगा क्या है। तो पहला वाला है उसके लिए तो डायरेक्ट तरीका मैंने आपको पीएनसी के अंदर ही बता दिया था कि जब एक्स स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है उसकी पावर 2 है, तो वाई क्यूब आएगा तो इस वाले की पावर 3 है, और जब z की पावर 4 आएगा तो इसकी पावर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। वो क्या है कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और x के साथ a आएगा तो a स्क्वायर, साथ में फिर माइनस बी क्यूब आएगा, फिर साथ में c की पावर 4 आएगा। क्लियर है भाई? ये चीज़ तो बता रखी है ना मैंने आपको कि ऐसे विजुलाइज करना है कि 2x's 3y's और 4z से एक वर्ड बनना है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 का आंसर बताइए क्योंकि उसके बाद हम चलेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। बाइनोमियल के काफी क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है डिफरेंस, क्या है 14 में। यहाँ क्या था 13 में टर्म्स डिफरेंट थे एक्स वाई जेड के, यहाँ ये टर्म्स जो हैं ये सिमिलर है। इनके इंटरप्ले से एक ही टर्म, जैसे एक ही टर्म कई बार आ सकता है, कहने का मतलब कि एक्स की पावर 4 का टर्म जो है एक्स के टर्म के ऊपर पावर 4 डाल देंगे वो भी एक्स की पावर 4 देगा। 3x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे वो भी एक्स की पावर 4 देगा। जबकि ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, ऊपर वाले में तीनों टर्म्स क्या थे, डिफरेंट। तो -1260 आंसर आया, पूर्वा का ये गलत आंसर है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ऊपर वाले में हमको ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ये करने की जरूरत है कि हम 2 माइनस एक्स को एक टर्म माने और इसका जनरल टर्म लिखें 6cr इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस आर एंड 3x स्क्वायर की पावर r। नाउ r की तीन ही वैल्यूज हमें लेने की जरूरत है, 0, 1 और 2। r की तीन ही वैल्यूज लेने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि r की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3x स्क्वायर की पावर 3 वो क्या देगा, x की पावर 6, और x की पावर 6 का टर्म इसमें हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो r इक्वल टू 0 लेने पे ये हो जाएगा 6c0 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 6, और इसमें से x की पावर 6 का टर्म निकाल सकते हैं ना, तो क्या होगा 6c0 इंटू एक्स की पावर 6, ये होगा ना टर्म। सिमिलरली 6c1 वाले में 6c1 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू 3x स्क्वायर, बाहर तो एक्स स्क्वायर है ही, सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें से निकालना है। इसमें से कौन सा टर्म होगा भाई, एक्स की पावर 4 वाला टर्म कौन सा होगा, 5c4 का। तो 5c4 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 4। तो जब तुम आंसर लिखने जाओगे क्वेश्चन में 14 में तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, टर्म्स का सम पहले में से तुम्हें मिला 6c0, सही है। दूसरे में से मिला तुम्हें 6c1 इंटू 5c4 इंटू 2 इंटू 3, समझ में आया नहीं आया? 3660 करे सही आंसर है, दो लोग आ गया है। 3660 ये बिल्कुल सही आंसर है। अस्तित्व का और आकृति का एक टर्म और मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, एक टर्म और निकालना होगा r इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड इस चीज पर है कि जब हम 3 प्लस √7, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं नंबर ले रहा हूँ, 3 और √7 की पावर n को ओपन अप करते हैं तो √7 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए 3 प्लस √7 भी एक इरेशनल नंबर है, और एक ऐसा सर्ड है, इसको हम सर्ड बोलते हैं ना। इसको हम क्या बोलेंगे? ये भाई जो लोग कोऑर्डिनेटर है, देखिए सुमित करके जो बच्चा एंटर कर रहा है, डाउटफुल है, पहले से कॉलिंग कराइए, बात करिए इससे।
जी सर, अभी फोन आया था इसका, सुमित का, इसका फोटो नहीं लग पा रहा है प्रोफाइल पिक। ठीक है, मतलब आप लोग देख लीजिए। आप जी जी, वीडियो ऑन करवाइए, मैंने इसको बोला मेरे वीडियो भाई ऑन करने मेरी के नजर लिए। चली जाती है तो मैं बोल देता हूँ, मेरी आदत है, मैं क्या करूँ। तो 3 + √7 की पावर n, इसमें मैं आपको बता रहा था कि ये क्या है, मिक्स सर्ड है। इसी से कॉन्सेप्ट आता है कि इसका कॉन्जुगेट सर्ड क्या होता है, 3 - √7। मतलब ऐसे ही जस्ट रिफ्रेश करने के लिए पुरानी चीजों को। फिलहाल बात ये है कि ये जो नंबर है, इसके ऊपर जब नेचुरल नंबर पावर में है तो ये कभी भी एक इंटीजर नहीं आएगा, है ना। ये जब भी रहेगा तो इरेशनल नंबर रहेगा। जब इरेशनल नंबर रहेगा तो इसका कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा, इसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। नाउ 3 - √7 से हमें एक चीज पता है कि 3 + √7 की पावर n के करस्पॉन्डिंग अगर मैं 3 - √7 की पावर n का एक्सपेंशन ले लूंगा तो √7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, कोई बता सकता है भाई? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √7? एनीवन? approximate value of √7, it would be around 2.6 के आसपास। 2.6 के आसपास मान लो ना, 25 का स्क्वायर 625 है ना भाई। ठीक है, 2.6, 2.7, 2.8 जितना भी आ रहा हो, 2 पॉइंट लेट से 2.6 के आसपास है, तो 3 - 2.6 के आसपास, तो ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है। अब इसके ऊपर पावर मैं n रख रहा हूँ तो भी ये फ्रैक्शन ही रहेगा, राइट। तो मैं इसको एफ डैश लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आई इंटीजर है इसलिए कैपिटल आई का यूज किया है। एफ जो है एक फ्रैक्शन है, 0 से 1 में होगा, ना 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है। यहाँ जो एफ डैश मैंने लिखा है वो भी 0 से 1 में होगा, ना 0 होगा ना 1 होगा। ना उसी ये 3 - √7 की पावर n दिमाग में कैसे आया, ये सोचने वाली बात है। इसलिए कि मैं याद करके आया था? नहीं, बाइनोमियल में हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी। क्यों है ये 3 - √7 की पावर n दिमाग में आएगा? इन दोनों एक्सपेंशन को ऐड करने पे क्या होगा, ये जो पहला वाला एक्सपेंशन है उसमें सेकंड टर्म जो है उसमें √7 आएगा प्लस साइन से, और ये सेकंड वाला एक्सपेंशन है, ये जो सेकंड एक्सपेंशन है इसमें इसमें √7 का टर्म सेकंड टर्म में आएगा माइनस साइन के साथ। तो इसलिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 2 टाइम्स 3 की पावर n प्लस nc2 इंटू 3 की पावर n-2 इंटू √7²। तो जो इरेशनल वाला टर्म है उसकी इवन पावर्स आएंगी ऐड करने के बाद, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा i + f डैश। नाउ सी, अंदर में जो आ रहा है पूरा का पूरा जो इस ब्रैकेट के अंदर में है वो पूरा का पूरा इंटीजर है। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये एक इंटीजर है। और यहाँ जो ये आई है ये भी एक इंटीजर है। इसका मतलब साफ है कि f + f डैश को भी एक इंटीजर होना पड़ेगा। और ध्यान से देखो तो यहाँ से तुम्हें दिखेगा कि f + f डैश कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं, 0 से 2 में। 0 से 2 में इकलौता इंटीजर कौन है? 0 से 2 में इकलौता इंटीजर 1 है, तो f + f डैश को होना पड़ेगा 1। अब इसमें जो पेच फंसता है वो ये है कि आपके ऊपर है, या आपको समय समय पे विजुलाइज करना पड़ेगा कि कब आपको ऐड करना है और कब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे हमने ऐड किया है तो जो इरेशनल वाला टर्म है वो कट गया है। हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने पे कट रहा हो इरेशनल वाला टर्म। उस केस में f + f डैश नहीं मिलेगा, उस केस में f - f डैश मिलेगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 इज फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 + √3 की पावर 6। कल तो जेई मेन की डेट आ गई, सारा सस्पेंस खत्म हो गया है। और ये जो जेई मेन की डेट है इसमें मुझे लगता है अब सस्पेंस फर्दर नहीं भी है, क्योंकि जो डेट इन्होंने दिया है, डिक्लेयर किया, बहुत सेफ है। और उस पर काफ़ी रियलिस्टिक चांसेस हैं कि कोरोना वायरस के केसेस तो हालांकि अब डेली काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 3,000 4,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, स्टिल ये काफ़ी सेफ डेट है। इस डेट पे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी मेजर्स के साथ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा मान के आप काम करें। इसके फर्दर एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने बैक कैलकुलेशन करके किया है।
एक बार क्लास में मैंने चर्चा भी करी थी, जब मेरे पास IIT खड़गपुर के बच्चों का डेट आ गया था सेमेस्टर का, 28 अगस्त से वो लोग शुरू कर रहे हैं सेमेस्टर, तो उस हिसाब से मैंने जब बैकवर्ड कैलकुलेशन किया था तो ये बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड इन्होंने रखा है सेफ साइड में, कि वो लास्ट डेट जिसके हिसाब से सेमेस्टर शुरू हो सकते हैं, ताकि लोग अगर विंटर वेकेशन को कंज्यूम कर जाएं 1 महीने का IITs का और NITs का, उसके हिसाब से बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आए हैं। उसके हिसाब से फिर अगस्त जो है सेकेंड वीक या थर्ड वीक में इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो नए बच्चे हैं उनका सेमेस्टर है वो एक आध वीक आगे हो जाता है, तो उस हिसाब से बैकवर्ड कैलकुलेशन करके इन्होंने किया है बिल्कुल जुलाई एंड। ये बिल्कुल सेफ डेट है, ये बिल्कुल सेफ डेट है, यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी 2 बैचेस बनाए आपके, जिन लोगों को लगता है कि भाई JEE मेन की सफिशिएंट तैयारी हो चुकी है वो एडवांस के रिवीजन बैच में लगें, और जिनको लगता है कि अभी फर्दर तैयारी का स्कोप है JEE मेन में भी और भी, तो JEE मेन में लगें। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है अंशुल पवार का। इनका कहना है कि उन लोगों का क्या जिनको लगता है कि JEE में की तैयारी करनी है और एडवांस की भी दोनों की रिवीजन करनी है, ये एक अच्छा सजेशन है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए ऑप्शन रखेंगे कि आप दोनों बैच ज्वाइन कर सकें। ये आप लोग को ये जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हिमांशु कुछ लिख रहे हैं कि ये टॉपिक रिवाइज कराना है, ये सब आप लोग इस ईमेल आईडी पे भेजते रहा करिए scc@scholarsden.in। और आपको लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है तो आप मेरी साइट में भी CC कर दीजिएगा। मैं रेगुलरली वॉच कर रहा हूँ, चीज़ें चेक कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ईजी है एग्जीक्यूट करना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? 2701। 2701 बिल्कुल सही आंसर है। क्या करना है इसमें? 2 + √3 की पावर 6 से शुरू करना है, इसमें हम I + F मान लेंगे। 2 - √3 की पावर 6 ले लेते हैं, इसको F' ले लेते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके क्या आएगा? 2 की पावर 6 प्लस आगे पता ही है आपको क्या है पैटर्न, और यहाँ पे F+F+F+F' होगा। तो F+F' है तो इसको क्या होना पड़ेगा? 1। इसका मतलब जो इंटीग्रल पार्ट I था मेरा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 6c2 × 2 की पावर 4 × √3² दैट इज 3 प्लस 6c4 × 2 की पावर 2।
into root 3 की पावर 4 that is 3 square and 6c6 into 2 into root 3 की पावर 6 that is 3 की पावर 3 minus 1। चेक करो ये 2701 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ। देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए थी, ये कोरोना वायरस का जो भी स्केयर है उसमें नेगेटिव होने के बजाय इसको पॉजिटिवली लेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा था पहले ही कि आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब ये डायमंड अपॉर्चुनिटी बन गया है। ऑलमोस्ट आपको 2 सवा 2 महीने का टाइम मिल गया है अभी जेईई मेन के लिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपके एवरेज या वीक कैटेगरी में हैं, इन सबको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपकी रिवीजन क्लासेस रेगुलरली चल ही रही है। केमिस्ट्री में आपके काफ़ी टॉपिक्स कवर हुए हैं इस बीच में, और कोशिश की जा रही है कि भाई आपके 60 डेज का एक प्लानर बना के आपके और भी जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज करवाया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। इसलिए जो लोग घर पे आराम के मूड में बैठ गए थे वो सब एक्टिव हो जाएं। इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ। ओके, सो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का 1। देखो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया फाइंड किया है उसी का यूज कर लेते हैं। n इंटू वन माइनस एफ कह रहा है, तो देखो ध्यान से f प्लस एफ डैश जो है तुम्हारा, तो f प्लस एफ डैश यहाँ पे 1 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस, मतलब ये जो कैपिटल F यूज किया है यहाँ पे, तो मान लो स्मॉल f की जगह यहाँ कैपिटल F हो गया। तो f प्लस एफ डैश तुम्हारा 1 आ गया ना। इसका मतलब 1 माइनस एफ क्या हो गया, एफ डैश। एफ डैश इसको लिया है 2 माइनस रूट 3 की पावर x को, तो की पावर 6 को। तो n इंटू 1 माइनस एफ पूछा है, वो तुम्हारा हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 की पावर 6 इंटू 2 माइनस रूट 3 की पावर 6। एफ डैश क्या है, ये 2 माइनस रूट 3 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 1। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 के बाद मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जनरल, just as a revision of binomial theorem. We are going to finish it very soon. इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे।
क्वेश्चन 4 का आंसर जो है 1 आ रहा है, करेक्ट आंसर है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है इंटीग्रल पार्ट इवन शो करना है 3√3 + 5। क्वेश्चन नंबर 3 में 3√3 + 5 की पावर 2n + 1, इसको मान लेते हैं i + f। तो 3√3 - 5 की पावर 2n + 1, ये हो जाएगा f डैश। तो अब इन दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है भाई। यहाँ इस केस में सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जो पहला टर्म होगा 3√3 की पावर 2n + 1 होगा, दूसरा टर्म है वो 3√3 की पावर 2n हो जाएगा। तो इसलिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 × 2n + 1 c 2n, 3√3 की पावर 2n × 5, ऐसे करके टर्म्स आएंगे। ये हो जाएगा i प्लस और यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा f - f डैश = 0। अरे भाई ऐड करने का पर्पस क्या था? उसका किसी का कहना है कि भाई ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐड करने का पर्पस क्या था? मुझे इर्रेशनल वाला जो पार्ट है उसे हटाना था ना। तो इस केस में मैं ऐड नहीं करूंगा ना, इस केस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि जो पहला टर्म आ रहा है यहाँ पे 3√3 की पावर 2n + 1, देखो पहला टर्म आएगा, वो जो टर्म आ रहा है पहला वही आ रहा है इरेशनल। तो मेरा तो पर्पस था इरेशनल टर्म हटाने का ना, तो दिस टाइम आई विल सब्ट्रैक्ट। और f - f डैश को मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि f जो है आपका वो 0 से 1 में था और f डैश 0 से 1 में था। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि f - f डैश का इंटरवल क्या होगा? -1 से 1, इसमें एक ही इंटीजर फंस रहा है, वो क्या है? 0। तो f - f डैश 0 आने का मतलब ये हो गया, ये जो i इंटीग्रल पार्ट था वो क्या हो गया? 2 टाइम्स सम इंटीजर, हेंस i इज इवन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैं यही कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप चेक करिए, p इंटीग्रल पार्ट है n का और b है पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी पैटर्न पे जैसे पहले किया था। 7 + 4√3 की पावर n, नाउ 7 - 4√3, √3 कितना? 1.7 की पावर n इज इक्वल टू b डैश। नाउ यहाँ से क्या करेंगे भाई? इन दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? बोलो। ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स p + b + b डैश हो जाएगा, और फिर से b + b डैश को क्या होना पड़ेगा भाई? 1। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो? p + b की जगह तो वो नंबर आ जाएगा खुद पूरा, तो 1 - b किसके इक्वल हो जाएगा? b डैश के। और b डैश क्या है? ये रहा। तो p + b × b डैश क्या हो जाएगा? जस्ट आई एम राइटिंग हियर, p + b तो हो गया ये जो गिवन है ना, और b डैश हो गया 7 - 4√3 की पावर n, क्या हो जाएगा? 49 - 48 की पावर n, दैट इज 1। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है 2 की पावर 18। चेक करते हैं भाई आंसर सही है गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ लास्ट इन कोफिशिएंट्स 1 + x की पावर 19 में टोटल कोफिशिएंट्स कितने आएंगे भाई? कोफिशिएंट्स टोटल होंगे 20। टर्म्स कितने आएंगे? 0 से लेके 19 तक 20 टर्म्स आएंगे। तो उन सारे 20 के 20 सम्स कोफिशिएंट C0 + C1 + C2 सो ऑन अप टू C19, ये क्या होगा? 2 की पावर 19। और ये आपको पता है कि ये और ये इक्वल है, वैसे ही C1 और C18 इक्वल है। तो लास्ट इन कोफिशिएंट्स अगर निकालेंगे
टोटल क्या हो जाएगा हाफ। तो की पावर 18 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में हम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है? क्या है वो प्रॉपर्टी, तो याद है किसी को? ये क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ। सही। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें कह रहा था आपसे एन सी जीरो एन प्लस वन सी वन। इस एन सी जीरो को हम लिख सकते हैं एन प्लस वन सी जीरो। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या देंगे? ये दोनों कंबाइन होकर देंगे एन प्लस वन एन प्लस टू सी वन। फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एन प्लस थ्री। इसमें हमने यूज किया क्या है? एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, क्या हो जाता है? एन प्लस वन सी आर। तो अब एन प्लस टू सी टू प्लस एन प्लस टू सी वन मिलकर क्या देगा? एन प्लस थ्री सी टू। ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा, लास्ट में जाके इस पे रुकेगा जब ये क्या बन जाएगा? एन प्लस आर प्लस वन सी आर, जो दिया हुआ है एज अ रिजल्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में ही कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बॉक्स बना के यहाँ पे जगह है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, 3 की पावर 2n की बात हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर n, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 8 की पावर n। तो पहला टर्म तो होगा 1, अगला टर्म होगा एन सी वन इंटू एट प्लस एन सी टू इंटू एट स्क्वायर, और आगे 8 की हायर पावर्स आएंगी। तो जो हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबका सब 8 से डिविजिबल है एक्सेप्ट पहला टर्म, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट वाले में 1/8 आएगा, और बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब इंटीजर होंगे। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या है? वैसे भी तुम्हें प्रॉपर्टी पता है, वो भी बात हटा दो, तुम तो सिंपल ये बात करो कि x प्लस एन की बात करते हैं तो क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/8 में। इंटीजर का कोई भी काम नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। आंसर 1/8 काफी लोग आ गया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रखर चौहान का आंसर आ गया है, अमर भारद्वाज का आ गया है, दो लोग आंसर आ गया है। चेक करते हैं आंसर सही है गलत है। 3 की पावर 40 माइनस 1/2, 3 की पावर 40 प्लस 1/2, ये सही आंसर है। 3 की पावर 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज करेक्ट आंसर।
अरे बाइनोमियल थ्योरम थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तो जो बाइनोमियल थ्योरम का पैकेज आपको पहली बार में, आप में से काफी लोगों को टफ लगा होगा, उसको एक बार और फिर आड़े हाथों लीजिए, है ना, और पूरे जोश से इस बार उसका निपटारा कर दीजिए, ताकि आपके दिमाग से बाइनोमियल थ्योरम का टेरर जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं इसके वो बिल्कुल इजी आते हैं, जेई मेन और जेई एडवांस में। बहुत रेयरली एडवांस में क्वेश्चन टफ आया है, जेई मेन की तो बात ही नहीं करूंगा। ओके, बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया है। देखो इसमें कह रहा है इंटीग्रल पावर्स, है ना, तो 2√x का टर्म है, जो टर्म्स हैं लेट से 40c0 इंटू क्या आएगा, इंटू 1 आएगा, प्लस 40c1 इंटू क्या आएगा, 2√x, 40c2 के साथ क्या आएगा, 2√x का स्क्वायर। इसका मतलब तुमसे कहा जा रहा है जो ऑड वाले कोफिशिएंट उसको छोड़ दो, क्योंकि उसमें x की पावर जो इंटीग्रल नहीं है, जो इवन वाले हैं उसको पकड़ लो, है ना। लास्ट में क्या होगा भाई, 40c40 इंटू 2√x की पावर 40। तो तुम्हें सिर्फ इवन वाले टर्म्स को पकड़ना है। और साथ में लेकिन 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर 40 तक भी आएगा। तो तुम्हें चाहिए क्या, बेसिकली तुम्हें चाहिए ये 40c0 प्लस 40c2 इंटू 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू 40c40 इंटू एक्स, एक्स की पावर, सॉरी एक्स नहीं, एक्स तो चला गया, तो सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए इंटू 2 की पावर 40 ये चाहिए। तो इसके लिए तो हमें तुरंत दिमाग में आएगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n, इसके एक्सपेंशन को ऐड कर देते हैं और x की जगह क्या रख देते हैं, 2। क्लियर। देखिए ऑल्टरनेट टर्म्स, देखो ऑल्टरनेट टर्म्स आ रहे हैं 0 2 4 सो ऑन, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए ऑल्टरनेट टर्म्स को देख के, ये तो कैसे आएगा, एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस एक्स लेकर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। ये भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। भावना क्या कहना है आपका, x इक्वल टू 1 क्या कह रही हो, बोलो। सर ये आपने x इक्वल टू 2 क्यों पुट किया है? 2 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 की पावर 4 2 की पावर 40 जा रहा है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में पहला टर्म क्या होगा, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, ये आएगा। इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा, nc0 nc2 इंटू 2 स्क्वायर, वही वाला टर्म तो चाहिए हमें। इनफैक्ट मैं यहाँ पे n की बजाय यहाँ पे 40 लिख दे रहा हूँ। अरे ऑल्टरनेट टर्म्स कैसे मिलते हैं भाई, एक बार x की जगह पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, एक बार x की जगह नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, या फिर यूं कह लो कि 1 प्लस एक्स की पावर 40 और 1 माइनस एक्स की पावर 40 ले लेते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड,
क्योंकि यहाँ जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा NC0, दूसरा टर्म क्या होगा NC1 इंटू एक्स, तो ऐड करते ही क्या होगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अभी तक बाइनोमियल थ्योरम जो हम पढ़ रहे थे वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ रहे थे, जिसमें पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है। अब हम एनी इंडेक्स के लिए करने जा रहे हैं, उसमें ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ये अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया था। आप कहोगे कि ये जेई के सिलेबस में नहीं है, ये बात सही है, ये जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत हमें पड़ती है कैलकुलस के अंदर और जगहों पे भी। और इन सब के लिए ये कंडीशन है, ये फोरमोस्ट है, ये हेडर फाइल में ही है इस टॉपिक के, वो है मॉड एक्स लेस देन 1। क्यों है ये, आप जीपी के सम में पढ़ चुके हैं, इनफिनाइट जीपी के सम में। तो जो पहला है एक्सपेंशन वो है 1 प्लस एक्स की पावर n। आपको ये समझना है कि जो नॉर्मल एक्सपेंशन है वही रहेगा एज इट इज, लेकिन एनसीआर जो आप लिखते हो तो डोमेन की कंडीशन क्या है कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए और r होल नंबर होना चाहिए, है ना। वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए आप NC1, NC2, NC3 ये टर्म्स नहीं लिख सकते हैं। NC1, NC2, NC3 ये टर्म्स नहीं लिखने के बजाय आप इनका एक्सपेंशन लिख दो। मतलब NC1 होता क्या है n, NC2 क्या होता है n इंटू n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सेकेंड, सेकेंड एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का। इसमें भी आपको यही काम करना है, परेशान नहीं होना है। एन की जगह माइनस एन आ गया तो 1 माइनस एन एक्स, फिर यहाँ भी वही रख दो माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा माइनस एन इंटू। और सी, ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो आपको क्या करना है, पहला एक्सपेंशन है, पहला एक्सपेंशन है, उसी में एन की जगह पे माइनस एन रख देना है। क्लियर है। यहाँ पे जो बात हो रही है एन की, यहाँ पे एन नेचुरल नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल की पावर, साफ साफ लिख दिया यहाँ पे नेगेटिव और फ्रैक्शनल। अभी फिलहाल हम फ्रैक्शनल ले रहे हैं। ये जो एग्जांपल है इसमें n बिलोंग्स टू q है। अगर n नेचुरल नंबर होता ही तो इसको हम ऐसे लिखते क्यों, पहले ही बता दिया है ना कि NCR में डोमेन की कंडीशन क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं जब n नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे अभी कर रहे हैं फ्रैक्शनल की बात, अभी थोड़ी देर में करेंगे नेगेटिव की बात। अब अगला जो है नंबर 3, उसको भी आप खुद से करने की कोशिश करो। 1 माइनस एक्स की पावर n, खुद से कैसे करेंगे, जो पहला वाला एक्सपेंशन था उसी में x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं। और जो फोर्थ वाला है वो सेकंड वाले से आ जाएगा, उसमें x की जगह माइनस एक्स रख दो तो क्या हो जाएगा,
अब आ जाते हैं नेगेटिव पे, है ना। सो नेगेटिव वालों का मैं रिजल्ट नए सीक्वेंस शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट से। उसके लिए भी ये कंडीशन है मॉड एक्स लेस देन 1। नेगेटिव इंडेक्स के लिए पहला रिजल्ट है 1 प्लस एक्स की पावर -1। हो सकता है आपको ये रिजल्ट ना याद हो, दूसरा वाला याद हो, फाइनाइट जीपी का सम, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो जब ये वाला याद है तो पहला वाला लाने के लिए क्या करना है, एक्स की जगह -6 रख देना है ना भाई, ये हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। थर्ड रिजल्ट ये आपको एजीपी में मिला था, ये वाला नहीं याद होगा तो ये वाला जरूर याद होगा, 1 माइनस एक्स की पावर -2 एजीपी के सम में मिला था। और ये भी किया था हम लोगों ने 1 प्लस एक्स का 1 माइनस एक्स का क्यूब याद होगा, 1 माइनस एक्स की पावर -3 याद होगा। 1 माइनस एक्स की पावर -2 में एक सिंपल सा पैटर्न होता है, ये एजीपी बन जाता है, सबसे सिंपल एजीपी ये। और अब देखो वाले में थोड़ा सा टर्म्स जो है चेंज होते हैं, 1 3 6 10 so on आता है। है ना। नाउ सी थर्ड वाला फोर्थ से ही आ जाएगा, एक्स की जगह -6 रख देंगे तो ऑल्टरनेट साइन चलेगा। सही है। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3x, इन सब का हम लोग प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। जीपी के सम में इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल चुके हैं, सेकंड वाला फोर्थ वाला सिक्स्थ वाला ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सीक्वेंस सीरीज में इसमें कुछ नया नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर चलेंगे हम प्रोबेबिलिटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स फॉर विच the expansion of 8 plus x की पावर 4/3 is valid। ये लड़का नहीं मानेगा, ये हर समय कुछ ना कुछ पुटरू पुटरू करता रहता है, इसका नाम अस्तित्व है। अंशुल पवार ने सही बोला था पहले कि इसको म्यूट कर दो, म्यूट करने के बाद भी क्या बोल रहे हो, अस्तित्व क्लास को डिस्टर्ब करता रहता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन हमने लिखा है n फॉर एनी इंडेक्स, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ जरूरत ही नहीं है, पहले ही तुम्हें बताया था कि नॉर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। सुनते नहीं हो ध्यान से, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो। अरे इसका एक्सपेंशन होता क्या है, इसका एक्सपेंशन नॉर्मल केस में क्या होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x², ये होता है। इसका ये प्रूफ पूछोगे अब। ये तो न्यूटन ने बता दिया था पास्कल वाले से। हाँ तो तो उसमें वही तो लिखा है, उसमें nc1 की जगह n आ गया, nc2 की जगह ये आ गया, इसमें क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें। NC1 NC2 तो नेचुरल मतलब नंबर्स के लिए होता है ना। और बताया तो तुम्हें कि एक्सप्रेशन वही रहेगा, एक्सप्रेशन भी एग्जैक्टली सेम, बस ये है कि एनसीआर का जो है हम डोमेन है उसकी कंडीशन का ध्यान रखते हुए नहीं लिख सकते हैं। रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। रीजन क्या है, वो रीजन वही है जो बाइनॉमियल न्यूटन बाइनॉमियल थ्योरम हमने देखा है। इसका आंसर आ रहा है -8 to 8।
ये 3 क्वेश्चंस करके बताइए, फिर हम लोग क्विकली इसको वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। देखो, जो भी एक्सपेंशन तो मैं ये बताया था उसमें 1 प्लस का फॉर्म है, तो 8 की पावर 4/3 आ जाएगा, है ना। 1 प्लस x/8, आपको वैसे ही पता है कि 1 प्लस मेरा फेवरेट ब्रांड है, इसलिए ये 1 प्लस के फॉर्म में रखना है हमको। जो भी एक्सपेंशन रखना है ना, 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में रखना है। अब देखो, ये जो x/8 का एक्सप्रेशन है, इसका मॉड क्या होना चाहिए? लेस देन 1। तो हम सिंपली मॉड ऑफ x/8 लेस देन 1 कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -8 to 8। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जनरल टर्म क्या है भाई? इसका जनरल टर्म हो जाएगा, क्या आ रहा है? r+2 CR x की पावर r। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डाउट हो रहा होगा, तो ये तो बताया था, ये आप लोग को रिजल्ट PNC में लिखवाया था, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x की पावर -n नेचुरल नंबर। क्या बताया था? n प्लस r-1 CR। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन? तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि x की पावर r की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो r आएगा ही, ऊपर में सिंपली n-1 कर देना है। एथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x की पावर -1/2। आप चेक करो, अभी जस्ट बताया है ऊपर जो एक्सपेंशन लिखवाए हैं, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो अभय भारद्वाज का आंसर आया है माइनस ऑफ 1 × 3 × 5 × 7 so on up to 13 into x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल सही आंसर है। भाई 8 टर्म की बात करेंगे तो उसमें 2/7 होगा, ये तो हमें ध्यान है ना। और जब हम x की पावर 7 की बात कर रहे हैं, तो आपको भी जस्ट एक्सपेंशन कराया है, उसमें आप चले जाओ और देखो ध्यान से, ऑल्टरनेट साइन चल रहा था, ये वाला एक्सपेंशन ये रहा।
यहाँ पे सेकंड देखो आप, इसको भी दिक्कत हो रही है। इस पैटर्न पे देखो, जब तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि 3 माइनस निकले हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ऐसे ही जब आगे जाओगे तो 7th टर्म की जब बात करोगे, 7th टर्म में क्या आएगा? बाहर में -1⁻7 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/2 + 1 आएगा, 1/2 + 2 आएगा। कहाँ तक बोलो? 1/2 + 6 तक। क्यों? जब यहाँ पावर 3 है तो +2 तक हुआ है, सिंपल सा कोरिलेशन। डिवाइड बाई क्या होगा? 7 फैक्टोरियल। यही तो रिजल्ट है। क्लियर है भैया? नहीं, यहाँ मैंने हाईलाइटर से कर दिया है साइड में, यहाँ देखो ये साइड में मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। इसी पैटर्न में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ आएगी। और इसमें कुछ भी मेमोराइज करने का नहीं है, बता दिया तो मैं पहले ही कि जो नॉर्मल एक्सपेंशन होता है वही एक्सपेंशन है। NC1 NC2 नहीं लिख सकते हैं, वही रहेगा बाकी सब कुछ। लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ रहा है 17C10। शुभांगी सैनी का आंसर आया है 17C10। ये आंसर बिल्कुल सही है। C10 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए थे ऊपर वाला। n की जगह पे क्या आ जाएगा? 8, r की जगह पे क्या आएगा? 10 - 1 C10। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी। और डिस्कशन क्या होना था भाई? कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को? और एक आखिरी चीज बताया तो, हालांकि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ जब कैलकुलस कर रहे थे हम लोग, फिर भी जस्ट टू रिमाइंड यू, एक्सपोनेंशियल सीरीज जो बताया था, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर जाते हैं बाइनोमियल से। e⁻x का एक्सपेंशन भी कुछ वैसा ही है, फैक्टोरियल को इन्वॉल्व करने वाला। तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको लेके अक्सर स्टूडेंट्स, हालांकि इधर रिसेंटली नहीं आया है लेकिन पास में AI EEE के ज़माने में आया हुआ है कि x की जगह जब 1 रख दोगे आप उसको, तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल जनरली बाइनोमियल मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और इससे और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर एक बार हम x की जगह 2 रख दें, वो जो रिजल्ट है, और एक बार x की जगह 1 रख दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वहाँ से एक नया सम बन जाएगा। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपेंशन है, जैसे ln 1 + x का ही बताया हुआ है, sin x का ही बताया हुआ है, cos x का ही बताया हुआ है ना। लेकिन जो क्वेश्चंस आए हुए हैं EEE के ज़माने में, उसमें क्या है कि e⁻x का एक्सपेंशन लिया, उसमें x की जगह 1 रख दिया, तो ये जो सीरीज बन गया उसका सम पूछा है। या वर्स्ट केस में x की जगह 2 और x की जगह -2 रख के फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं डबल समेशन के क्वेश्चन जो हैं वो पैकेज में है, कैसे होंगे? डबल समेशन में एक सिंपल सा हिंट ये है कि आप 2 समेशन दिए हुए हैं, पहले इस समेशन पे ऑपरेट करो, इसको होल्ड पे रखो। डबल समेशन के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, इसमें देखो i = 1 to लेट से n दिया हुआ है ना, या j दिया हुआ है, और इसमें फिर दिया होगा j = 1 to n। पहले आप इस समेशन को ऑपरेट करके रिजल्ट निकालो, और फिर आप समेशन को अप्लाई करो। टेक द 2 समेशन 1 by 1। समेशन की वैसे भी सिंपल दवा है, मैंने बताया है कि इसको ओपन अप कर दो, बिल्कुल फील आ जाती है कि क्या है। डबल समेशन वाले क्वेश्चन से इसी अप्रोच से आप करिए। वही पुरानी कहानी, लकड़ियों का गट्ठर है, एक साथ नहीं टूटता है, एक एक करके अगर निकाल के तोड़ते हैं तो फिर टूट जाता है। उसी अप्रोच पे करना है ना।